हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूजीसी नेट पीवाईक्यू में। ठीक है, यूजीसी नेट हिस्ट्री का पीवाईक्यू हम लोग पढ़ रहे थे यूथ कंपटीशन की, जिसमें हम लोगों ने सेट 11 के 2011 के 2 सेट देखे थे और 2012 का ये पहला सेट चल रहा है, जिसका पार्ट 3 आज है। और हम लोग हर एक सेट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारी पास्ट 2012 की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है 10-10 क्वेश्चन की। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। कथन और कारण है ये। तो देखते हैं कथन क्या है। सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल अविष्ट था। यह नागरकोट के शासक को अपने अधीन करने में असफल रहा था। ठीक है, लेकिन ये देखिए, सैन्य दृष्टि से फिरोज तुगलक का शासन अविशिष्ट तो था, लेकिन यह नागरकोट का शासन करने में सफल नहीं रहती, ये उसमें असफल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किसके कथानुसार मुगल हरम सचित्रता का मंडप था? वो ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए निजामुद्दीन अहमद, अबू फजल, गुलबदन बेगम, अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका राइट आंसर रहेगा निजामुद्दीन अहमद। मुगल इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने मुगल हरम को सचित्रता का मंडप के रूप में वर्णित किया है। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी की रचना की थी। उल्लेखनीय है कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है, जिसमें हुमायूं एवं अकबर के शासनकाल के संबंधित जानकारी। इसमें हम लोगों ने 2 चीज देखा, निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है और निजामुद्दीन अहमद ने तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर देखते हैं। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का पद क्या था? ऑप्शन ए मुगल सेना का प्रमुख, सेनाध्यक्ष, शाही टकसाल का प्रभारी, खजाने का प्रभारी मंत्री, और ऑप्शन डी वेतन अधिकारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वेतन अधिकारी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मीर बख्शी का पद वेतन अधिकारी पद था। इस पद का विकास अकबर के काल में शुरू हुआ था। विदित है कि मीर बख्शी का प्रमुख कार्य सैनिक की भर्ती, उसका हुलिया रखना, रसद प्रबंध और हाथी घोड़ा प्रबंध करना था। ठीक है, इसकी व्याख्या भी हम लोगों ने देख ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया था? ऑप्शन ए विधवा विवाह में वैधता प्रदान करना, ऑप्शन बी विवाह का पंजीकरण, ऑप्शन सी सती प्रथा का पूर्णतः प्रतिबंध, ऑप्शन डी खतना करने हेतु आयु सीमा 12 वर्ष करना। तो ये बताए कौन सा अकबर द्वारा नहीं था? ये सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा नहीं था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल शासक अकबर ने अपने शासनकाल में कई सामाजिक सुधार किए थे, जैसे विधवा विवाह को वैधता प्रदान करना, विवाह का पंजीकरण, खातना करने की आयु 12 वर्ष करना आदि। जब अकबर द्वारा सती प्रथा का पूर्ण प्रतिबंध न करके जबरदस्ती सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, इसका पूर्ण प्रतिबंध नहीं किया गया, मतलब कि जो सती नहीं होना चाहती थी स्त्रियां, उनको सती न किया जाए, ये प्रतिबंध लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए मुगल कालीन भारत में नील उत्पादन दिल्ली और आगरा प्रांतों तक सीमित था। ऑप्शन बी मदद ए माश अनुदान औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी जहांगीर ने अलतमगा जहांगीर को स्थानांतरित करने की प्रथा आरंभ की थी। ऑप्शन डी कश्मीर में भू राजस्व निर्धारण की जांच प्रणाली लागू की थी। तो ये सही है। मुगल कालीन भारत की नील उत्पादन दिल्ली आगरा, ये भी सही है। मदद इमाश अनुदान
औरंगजेब के वंशानुगत बना दिया गया था। ये गलत है, ठीक है, वंशानुगत औरंगजेब ने नहीं बनाया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, फिर देखते हैं क्या है इसमें व्याख्या में। जहांगीर ने अलतमगा जागीर की प्रथा प्रारंभ की है। मुहरबंद या सही शील युक्त भूमि अनुदान को अलतमगा कहते हैं। चूंकि इसी नाम से सम्राट की मुहर एवं अनुदान पर लगाई जाती थी, इसलिए इसे अलतमगा कहते हैं। ठीक है, अलतमगा जागीर वंशानुगत होती थी। अकबर शासनकाल में 15 वर्ष में टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। 15 वर्ष में किसके द्वारा? टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली का आरंभ किया गया था। यह प्रथा बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा एवं गुजरात में प्रचलित थी। मदद ए मास अथवा सरयू गल भूमि अनुदान स्वरूप दी जाती थी। उसे औरंगजेब वंशानुगत कर लिया जाता था। ठीक है, जिसे औरंगजेब ने वंशानुगत कर दिया था। ठीक है, तो इसमें बताया गया क्या सत्य है, तो ये इसमें ये ऑप्शन भी सत्य है, मदद वंशानुगत औरंगजेब द्वारा कर दिया गया था। और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। इसमें निम्नलिखित में से घटनाओं का कालक्रम करना है। ठीक है, तो ये मुगल बल्ख पर अधिकार, महावारी समानुपात प्रणाली का प्रारंभ, और तीसरे नंबर पर दिया गया है निजाम शाही का अंत, चौथे नंबर पर बीजापुर गोलकुंडा की संधि। तो इसमें देख लेते हैं नंबर 1, इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। तो देखते हैं, महावारी समानुपात प्रणाली का प्रारंभ शाहजहां के शासनकाल की प्रारंभिक में शुरू। किसके? शाहजहां के शासनकाल में महावारी मतलब हर महीने वेतन देने वाला। 1633 ईस्वी में निजाम शाही का अंतिम शासक सुल्तान हुसैन को कैद कर ग्वालियर भेजकर अहमदनगर का मुगल साम्राज्य विलय कर लिया गया। ठीक है, और ये 1636 में हुआ था। ये 1636 ईस्वी में गोलकुंडा एवं बीजापुर के शासक मुगल साम्राज्य से संधि की थी। कब? 1636 में। और 1646 में मुगल पर बल्ख का प्रथम अधिकार था। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ये कालानुक्रम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसको भी क्रम से व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित को सही क्रम से व्यवस्थित करना है। शहजादे अकबर का दक्कन पलायन, औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की विजय, शाइस्ता खां का चितंगंग पर अधिकार, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देख लेते हैं, देखते हैं इसका टाइम पीरियड। शाइस्ता खां चितंगा का अधिकार 1665 में हुआ था। ठीक है, 1665 में। शहजादे अकबर का दक्कन पलायन 1681 ईस्वी में हुआ था। शहजादे अकबर गोलकुंडा विजय 1687 ईस्वी में हुआ था। खालसा की स्थापना हुई थी दोस्तों 1699 में। तो पहले आएगा शाइस्ता चितंगना का अधिकार 1665, फिर उसके बाद शहजादे अकबर का दक्कन पलायन 1681, फिर उसके बाद आएगा औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की विजय 1687, और इसके बाद गुरु गोविंद सिंह खालसा की स्थापना 1699। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा। चलिए 27 पर देखते हैं। कथन और कारण है। कथन ए, औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर के वर्ग मजबूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई थी। ठीक है, राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई थी। ये सही है दोस्तों। औरंगजेब के दक्कन की ओर से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की गई थी। ये भी दी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि इन्होंने देखिए अमीर वर्ग के बारे में बात की है, इन्होंने जागीर प्रदान की बात की गई है। ठीक है, इन्होंने मनसबदारों की बात की गई है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये सही, इसका राइट आंसर बी रहेगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई, क्योंकि औरंगजेब से दक्कन से आए अमीरों को उनकी योग्यता के आधार पर बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की। ज्ञात है कि औरंगजेब के काल में सूबों की संख्या 24 थी। ये भी याद रखना, औरंगजेब के काल में सूबों की संख्या कितनी थी दोस्तों? सूबों की संख्या थी 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 18वीं शताब्दी में मुगल सम्राट के नाम का विचार कीजिए। तो पहले मतलब इसको कालक्रम से लगाना है। तो पहले जहांदार शाह जाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद आएंगे दोस्तों अहमद शाह, और आलमगीर द्वितीय सबसे लास्ट में आएंगे। चलिए इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 2 है, 2 बचा है बस। उत्तरवर्ती मुगल शासकों के कालक्रम। जहांदार शाह का टाइम पीरियड था 1712 से 1713 ईस्वी। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड था 1717 से 1748 ईस्वी, और अहमद शाह का टाइम पीरियड था 1748 से 1754 ईस्वी, और आलमगीर का टाइम पीरियड था 1754 से 1759 ईस्वी। ठीक है, तो ये देखिए, ये लेटर मुगल पीरियड का टाइम पीरियड ज़्यादा पूछा जाता है। ये अर्ली मुगल पीरियड का टाइम पीरियड बहुत कम ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको लेटर का ज़्यादा याद रखना है। तो इसमें भी कथन और कारण बताया गया है। कथन ए, 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों और डच व्यापारिक प्रतिनिधियों को मार्ग से हटा दिया था। ये सही है, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल सस्ते दामों पर बेचते थे। बिल्कुल नहीं, इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल और भी ज़्यादा महंगे दामों पर बेचते थे। चलिए देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 17वीं शताब्दी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारी प्रतिनिधियों को अपने मार्ग से हटा दिया। विदित है कि 1760 में बंदीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित करके भारत से भगा दिया था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कथन और कारण। कथन ए देखिए है, 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका ब्रिटिश द्वारा मतलब ब्रिटिश ने दमन कर दिया था। कुछ को छोड़कर, जैसे कि झांसी की रानी, बहुत कम भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, तो ये देखिए, इसका ए और आर दोनों सत्य है और इससे रिलेट कर रहा है, क्योंकि झांसी की रानी भी 1857 युद्ध से ही रिलेटेड है। तो इसकी व्याख्या ये कर रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया क्योंकि भारतीय शक्ति संगठित नहीं थी। क्योंकि जब भारतीय लोगों में फूट थी, एकता नहीं थी, तो इसीलिए ब्रिटिश ने दमन कर पाया था। ठीक है, कुछ को छोड़कर, जैसे कि झांसी की रानी आदि, बहुत कम भारतीय शासकों ने विद्रोह में भाग लिया था। विदित है कि बी डी सावरकर 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। किसने? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? वी डी सावरकर ने। ओके, तो ये देखिए, आज की हमारी 30 क्वेश्चन की सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। और आपको पार्ट 1, पार्ट 2 2012 के सेट 1 का देखना हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूजीसी नेट हिस्ट्री PYQ के नाम से। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को एनसीईआरटी की क्लास लेनी है, एनसीईआरटी की सीरीज भी चलाई जा रही है 6 to 12 तक। ठीक है, तो अभी 6 क्लास का चैप्टर 2 समाप्त हुआ है। और आप लोगों को कुछ भी मतलब अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए या हमारे नोट्स वगैरह की PDF चाहिए होगा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके ले सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट में पिन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखिए, उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।